बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पिछले वीडियो में बेटा देख लिए। और फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड एक स्टेट फंक्शन है जिसको हम डिस्कस आपके साथ करेंगे। तो वो स्टेट फंक्शन है इंथैल्पी, जो कि स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल है। राइट। तो आइए जो है हम लोग समझते हैं इंथैल्पी को डिटेल में। राइट। तो जैसे अगर बात इंथैल्पी की जाए, इसके लिए दो वर्ड यूज किया गया है, इंथैल्पी, इंथैल्पी, या इसी को बोलते हैं ORR, हीट कांटेंट। राइट। इसी का दूसरा नाम क्या है? हीट कांटेंट। तो आप इसे समझने का प्रयास करें। यश से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीट कांटेंट या इंथैल्पी क्या है? तो अगर हम लैंग्वेज में कुछ चीज़ डिफाइन करें तो ये टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ सिस्टम इज नोन एज इंथैल्पी। अगर हम इसके लिए कुछ लैंग्वेज दे दें वन लाइनिंग, तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ एनी सिस्टम, एसोसिएटेड with any system is known as enthalpy। तो अभी बच्चों आपने ये देखा कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये टोटल एनर्जी है। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि इंथैल्पी ये इक्वल टू क्या है? एनर्जी है। इंथैल्पी इक्वल टू एनर्जी। और अगर हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें, है ना, तो जो इंथैल्पी है एच, ये किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और उससे एसोसिएटेड पीवी एनर्जी का सम होती है। राइट। तो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और ये एंथैल्पी से ही और एंथैल्पी चेंज से ही हम जो है स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि ये बताया गया है कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि थर्मोडायनेमिक्स में इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ही एब्सोल्यूट कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम इंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं। राइट। तो इंथैल्पी को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरनल एनर्जी नहीं कैलकुलेट हो पाएगी, तो इंथैल्पी भी नहीं हो पाएगी। उस वजह से हम इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करेंगे। और इंथैल्पी चेंज से ही हम कोरिलेट करेंगे एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को, और छोटे मोटे जो रिलेशन है बेटा उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देख लें कि ये जो रिएक्शंस होती हैं, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी रिएक्शंस हैं, तो ये दो कंडीशन में, या इसके लिए कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन करवाई जाए, जो कि मैक्सिमम लेबोरेटरी में जो रिएक्शन होती हैं वो एट कांस्टेंट प्रेशर होती हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। और या जो है अगर किसी क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन करवाई जा रही है तो वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी। तो
कांस्टेंट प्रेशर पर जो रिएक्शन होगी और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो रिएक्शन होगी उसका इंथैल्पी से कैसे कोरिलेशन है, कैसे उसका रिलेशन है, उसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। राइट। तो एक सिंपल सी बात यहाँ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी रिएक्शन होती है उसे भी हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। मीन्स रिएक्शन को कंसीडर किया जा सकता है एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज इक्वल टू थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। राइट। तो इंथैल्पी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इंथैल्पी चेंज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम है ए, और यह सिस्टम एक ऑपरेशन करता है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करता है, और वो प्रोसेस फिक्स है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। तो ये प्रोसेस हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। तो ये सिस्टम दूसरी सिचुएशन को अटेंड कर लेता है ना। मान लेते हैं कि ये सिस्टम ए है और फिर सिचुएशन बदल जाने से हम इसे बी एज्यूम कर लेंगे। तो अब अगर ये एक सिस्टम है तो इस सिस्टम की कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी, H1 इसे हम इंडिकेट कर देंगे। और मान लेते हैं कि इसमें इसका जो वॉल्यूम है उसे हम V1 मान लेते हैं, और इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी, उसे हम U1 लेट कर लेते हैं। और जो मटेरियल का नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम N1 लेट कर लेते हैं, है ना। और सेम चीज यहाँ पर, इसके लिए हम यहाँ पर बेटा H2 इंथैल्पी, वॉल्यूम इसका V2, और नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्शन होगा तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज होता है, तो मान लेते हैं कि वो N2 है। और इसकी इंटरनल एनर्जी वो चेंज होकर के U2 हो जाती है। राइट। तो इस डिफिनीशन के अनुसार आप हम लोग इस सिस्टम के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं कि इस सिस्टम की एंथैल्पी H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PB1, है ना। तो इस सिस्टम की जो इंथैल्पी होगी यहाँ पर, ये H2 है, तो H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PB2। राइट। इसे हम इक्वेशन 1 बोल देंगे और इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 बी गेट, हम क्या पाते हैं, बी गेट। तो हम ये पाएंगे कि H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 प्लस PB2 माइनस U1 प्लस PB1। राइट। PB1, दोनों जगह P क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। बहुत सिंपल सा आइडिया, पहले से ही वो हम लोगों ने फिक्स किया है। तो ये सब्ट्रैक्ट होने पर डेल्टा H हो जाएगा। तो डेल्टा H इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 प्लस PB2 माइनस PB1। तो प्रेशर चूंकि कांस्टेंट है
हम P को बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब अगर ये एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है, वर्क सिस्टम कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वर्क है ना। तो इसको हम और क्या कैसे लिख सकते हैं, ये क्वांटिटी जो है वो वर्क है, तो साइन कन्वेंशन को तो हम यूज ही करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो इंथैल्पी चेंज के लिए ये फार्मूला यूजफुल है। तो इस फार्मूले से हम लोग जो है इंथैल्पी चेंज कर सकते हैं, इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम एफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLT शार्ट में हम लोगों ने उसको इंडिकेट किया है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, या इस इक्वेशन को हम तीसरा इक्वेशन भी बोल सकते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये QP आइसोबारिक प्रोसेस है ना। तो FLT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो Q इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, P डेल्टा V है ना। तो ये इक्वेशन दोनों क्या हो रही हैं, सिमिलर बन रही हैं। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप देख लें, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लिया। तो इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बी गेट, हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि जो हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर वो इंथैल्पी चेंज के इक्वल आ रही है ना। तो ये QP मीन्स हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस विल इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H, राइट, इंथैल्पी चेंज। तो इस चीज का भी हम यूज करेंगे आवश्यकता पड़ने पर। और अब अगर हम यहाँ से मोल्स को भी यूज करें, तो सिंपली आप हम सभी को पता है कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ वॉल्यूम कहाँ चेंज होगा, वॉल्यूम उसी के अगर रिएक्शन कोई हो रही है तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए चेंज होगा, है ना। तो यहाँ से हम P डेल्टा V के लिए क्या बोल सकते हैं, P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGRT, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो चेंज होगा उसी से वॉल्यूम चेंज होगा। तो डेल्टा NGRT, तो अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V इन इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो यहाँ ये इक्वेशन हमने 3 माना है, तो 3 इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 बी गेट, हम क्या इसे कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, है ना। तो हमें एक बात पता है, अगर हम FLT के अकॉर्डिंग इस चीज को कन्वर्ट करें, तो देखो FLT में एट कांस्टेंट प्रेशर पर QP होता है, QP इज इक्वल टू डेल्टा
तो और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमें एक बात पता है कि ये QB मीन्स हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दिस विल इक्वल टू व्हाट, दिस QB विल इक्वल टू व्हाट, डेल्टा U। तो इस चीज को अगर हम इस ऊपर वाले इक्वेशन में यूज करें तो हम यहां से लिख सकते हैं कि QP दैट विल इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H, एंड दिस विल इक्वल टू QB प्लस डेल्टा NG RT, डेल्टा NG RT। अब डेल्टा NG क्या है, तो डेल्टा NG इज इक्वल टू, डेल्टा NG इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और ये उस का मूल्य कंसीडर किया जा रहा है जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का जो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। हम एक दो एग्जांपल लेकर के इस चीज को भी आपको समझा देते हैं। ये सारे इक्वेशन कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल हैं, राइट। चाहे ये इक्वेशन हो जाए, ये इस इक्वेशन पर भी क्वेश्चन है, या इस इक्वेशन पर भी क्वेश्चन है, तो ऊपर के इस इक्वेशन पर भी क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने नॉर्मली एक रिलेशन मेंटेन किया, एक रिलेशन डेवलप किया इस चीज को, इस इक्वेशन को डिराइव करने में। तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो आइए हम छोटे छोटे दो क्वेश्चन लेकर के डेल्टा NG को कैलकुलेट करते हैं। और अभी अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 हम मान लें, इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर, यू कैन से इक्वेशन ऑलरेडी हम लोगों ने कितने तक यूज कर लिया है, 4। चलिए हम इसको मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर है 5, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो यहां से हम आगे और क्या समझ सकते हैं, इसमें यहां पर 3 सिचुएशन पॉसिबल है, सिचुएशन 3 केस यहां पर पॉसिबल है। अब अगर डेल्टा NG की वैल्यू डिसाइड करेगा कि डेल्टा H और U के रिलेशन को, राइट। तो यहां से जैसे ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से भी लिखे जा सकते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप से भी लिखे जा सकते हैं, वो भी हम लिख करके देखेंगे, राइट। तो अभी जैसे केस वन के लिए अब यहां हम यूज करेंगे इक्वेशन 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 5, तो हम यहां इक्वेशन 5 को यूज करेंगे। और केस 1 फ्रॉम इक्वेशन 5 को यूज करेंगे, इसमें कितने केस बनेंगे, केस 1। तो केस 1 में हम ये एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कभी डेल्टा NG की वैल्यू 0 आ गई, केस 1 हम एज्यूम करते हैं कि डेल्टा NG की वैल्यू 0 आ गई, तो फिर उस सिचुएशन में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U होगा। या हम कह सकते हैं QP, है ना, QP इज इक्वल टू, इस सिचुएशन में QP और QB ये दोनों इक्वल होंगे। केस 2, केस सेकंड की ये सिचुएशन है, अगर डेल्टा NG ग्रेटर देन 1 है, डेल्टा NG ग्रेटर देन 1 है, तो इट मीन्स व्हाट, कि डेल्टा H बड़ा होगा डेल्टा U से।
मीन्स QP इज ग्रेटर देन QB। अगर ये सिचुएशन किसी रिएक्शन के लिए आती है, अभी रिएक्शन के 2-3 एग्जाम्पल लेकर के हम डेल्टा एन जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। केस 3 ये संभव है कि यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव में जाए, मीन्स यू कैन से यहाँ हम जीरो ही कंसीडर करें, अगर ये जीरो से बड़ा है तो ये सिचुएशन आएगी। और डेल्टा एन जी मीन्स जीरो से बड़ा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, और जब भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहाँ पर अगर हम कुछ ऐड इसमें करते हैं तभी ये मिलेगा। तो इसका मतलब ये बड़ा है, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। और डेल्टा एन जी अगर जीरो से छोटा है, मीन्स अगर उसकी वैल्यू निगेटिव में जा रही है, डेल्टा एन जी की वैल्यू माइनस साइन में जा रही है, तो मीन्स यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो टोटल क्वांटिटी माइनस में हो जाएगी। इट मीन्स कि इसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तब हमको ये मिल रहा है। इसका मतलब ये बड़ा है, ये पोर्शन बड़ा है ना, इसमें भी। तो इस सिचुएशन में डेल्टा एच जो है वो लेस देन डेल्टा यू होगा, है ना। तो ये सिचुएशंस बन रही हैं, राइट। तो आइए हम छोटे छोटे 2 रिएक्शन लिख करके डेल्टा एन जी को कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एन जी को बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, और उसके बाद एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको इस रिलेशन को समझाते हैं, राइट। तो यहाँ से मान लीजिए ये कोई रिएक्शन हमारे सामने लिखी हुई है, N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ऐसा कोई रिएक्शन हमारे सामने लिखा हुआ है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है। तो इसके लिए जो डेल्टा एन जी हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट यहाँ कहा ये जा रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। तो यहाँ कहा जा रहा है आपसे कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी, है ना। डेल्टा एन जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर अब हमें चेक करना है कि डेल्टा, हमें पता है कि डेल्टा एन जी इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो बहुत सिंपल सा है, हम समझ सकते हैं ये सभी गैसियस स्टेट में हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ये 3, ये 1, तो ये हो जाएगा 4, -4 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ इस सिचुएशन में अगर हमें ये इस इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो इस सिचुएशन में डेल्टा एच जो है वो लेस देन, इस सिचुएशन में अगर हम कैलकुलेट करें, अब ये जीरो से छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये तीसरी सिचुएशन इसके लिए ट्रू होगी कि डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू, है ना। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने जो है लिया अगला क्वेश्चन डेल्टा एन जी को कैलकुलेट करने के लिए, तो जैसे H2 ये प्लस I2, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, गिव्स ट्वाइस HI। अगर आपको दिया गया है कि ये भी गैसियस स्टेट में है, तो यहाँ पर इसके लिए भी हमसे क्या कह रहा है कि इसके लिए आप कैलकुलेट करिए कि डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ये केवल डेल्टा एन जी को कैलकुलेट करने के लिए, उसको आप अच्छे से समझ जाएं, इसके लिए हम सेपरेटली केवल डेल्टा एन जी को कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे 2 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स, यही फार्मूला लगेगा। तो ये 2 है और इसका भी 1 + 1 इज इक्वल टू -2, तो ये 0 आ गया।
तो इस सिचुएशन में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन को उलट करके लिख दिया जाए, मान लीजिए अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये क्वेश्चन देखें आप, तो अमोनिया का अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऐसा हमारे सामने रिएक्शन लिखा गया है, ट्वाइस NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। तो अभी प्रोडक्ट ये हो गया, और अमोनिया का अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो फिर यहाँ पर हम क्या मीन्स हमसे ये कह रहा है कि यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करें, डेल्टा NG इज इक्वल टू व्हाट, है ना। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा NG इज इक्वल टू NP माइनस NR। गैसियस स्टेट को ही चेक करना है, और आपको गिवन हो कि ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो इस सिचुएशन में डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू हो जाएगा, राइट। तो ये सिचुएशन आप देख सकते हैं, ये सिचुएशन आएगी। तो हम जो है क्वेश्चन में भी जो है इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, और क्वेश्चन इस टाइप से बेटा पूछे भी जाते हैं। तो आइए हम लोग जो है एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है, आइए उसको करते हैं, है ना। तो चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं। अब ये जो भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ करवा रहे हैं, उसका डेटा स्वयं से बनाया गया है, वो डेटा सही नहीं हो सकता, वो सिर्फ क्वेश्चन के लिए है, यानी क्वेश्चन के रूप में आप इसे समझेंगे। डेटा जो है वो जो यूज किया जाएगा वो वैलिड नहीं हो सकता, है ना। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये गिवन हो कि हमें नेफ्थलीन का कंप्लीट कंबस्शन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो नेफ्थलीन का कंप्लीट कंबस्शन कर रहे हैं आप, नेफ्थलीन, है ना, नेफ्थलीन का कंबस्शन कर रहे हैं आप। तो हमें पता है कि कंबस्शन O2 के प्रेजेंस में होता है। नेफ्थलीन का कंप्लीट कंबस्शन आप कर रहे हैं, और इस कंबस्शन में CO2 और H2O मिलेगा, और यहाँ से हीट कुछ बाहर हो जाएगी, है ना। यहाँ से हीट जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। और अगर ये गिवन हो कि इस प्रोसेस में जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो सपोज करिए कि 5 किलो जूल पर मोल इनवर्स है, तो हमसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि आप डेल्टा एच की वैल्यू को कैलकुलेट करें, डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है बेटा। तो मान लीजिए कि ये जो प्रोसेस है वो आपको दी गई है, यहाँ जो टेम्परेचर जिस पर ये रिएक्शन हो रहा है वो है 298। तो इस में डेल्टा एच को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो आइए इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमें फार्मूला ऑलरेडी पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT, ऐसा हमें पहले से ही पता है। तो नेफ्थलीन का फार्मूला क्या होता है, ये नेफ्थलीन है ना। तो सी, ये दो बेंजीन रिंग को एक साथ में जोड़ दिया जाए तो ये नेफ्थलीन है, मीन्स C10H8, C10H8। तो अगर ये O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये बनाएगा आपका CO2 और H2O, और यहाँ से कुछ एनर्जी बाहर निकल जाएगी, उसी की वजह से डेल्टा यू जो है वो चेंज हो रहा है ना, डेल्टा यू बदल रहा है।
डेल्टा यू की वैल्यू आ रही है बेटा, सॉरी। तो यहाँ से आप देख लें, अगर हम इसको रिएक्शन को पहले बैलेंस करना होगा आपको, तो ये 10 कार्बन है तो इसका मतलब ये बनेगा 10 CO2। और यहाँ से अगर आप देखें तो H2O कितना बनने वाला है, क्योंकि 8 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब कि ये 4 H2O बनाएगा। और हमें पता है कि ये रहेगा लिक्विड स्टेट में और ये गैसियस स्टेट में है, और ये भी किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। अब ऑक्सीजन कितनी खर्च होगी, देखिए यहाँ ऑक्सीजन 10 2 जा 20 और 4 यानी 24। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 12 मालिकूल ऑक्सीजन खर्च हो रही है, तो प्लस 12O2। तो इसके लिए हम डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू, ये देखिए 10 है प्रोडक्ट में, यानी एन पी माइनस एन आर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट। देखिए बाकी ये सॉलिड स्टेट में है, इसको हम टच नहीं करेंगे। ये लिक्विड स्टेट में है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका भी कोई यूज नहीं है डेल्टा एन जी को कैलकुलेट करने में। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो इसका तो 10 ही मोल है, इसका 12 मोल है, तो इसका मतलब कि 10 माइनस वाट 12, तो दिस विल इक्वल टू -2। तो डेल्टा एन जी हमको मिल गया। डेल्टा यू की वैल्यू हमको पता है, डेल्टा टी जो है वो भी हमको पता है, और आर की वैल्यू आपको पता है 8.3। तो इसका मतलब कि जो डेल्टा एच आ जाने वाला है बहुत सिंपल सा, तो वो आ जाएगा आपका 5, है ना। डेल्टा यू की वैल्यू हमने 5 रख दिया, और ये यहाँ से प्लस, लेकिन इसकी वैल्यू माइनस आ रही है, तो ये -2 मल्टीप्लाइड 8.31 मल्टीप्लाइड 298। अब ये आप जो है ये किलो जूल में है, तो इसे भी किलो जूल में रखने के लिए, क्योंकि ये जूल में निकलेगा, तो इसको आप यहाँ से 1000 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड, क्योंकि ये किलो जूल में है, इसे भी किलो जूल में हमें करना होगा। तो अब ये जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई हो करके, तो इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वो डेल्टा एच होगा। तो ऐसे में जो है ये 1000 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये जो वैल्यू निकलेगी ऊपर एनजीईआरटी में, तो ये जो है जूल में निकलेगी, और 1000 से हमने डिवाइड कर दिया था, किलो जूल में है, क्योंकि यहाँ पर किलो जूल में ये गिवन है, राइट। तो फिर हम लोग जो है यहाँ से ये चीज़, ये जो भी आएगा ये आपका आंसर होगा, गुणा भाग कर लेने से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। -2 से आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करिए, और ये आ जाएगा। बहुत जल्दी से कुछ छोड़ करके अगर करना हो तो देखिए बहुत ही सरल है। अगर हम इस जीरो को नियर अबाउट आंसर, है ना, जल्दी से नियर अबाउट आंसर मीन्स, अब ये जो मैं करने जा रहा हूँ वो अप्रॉक्सीमेट, गुणा भाग करने में आपका समय ही जाएगा अगर मैं करूँगा थोड़ा सा। तो जैसे यहाँ नियर अबाउट, मान लीजिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 3 जीरो आप कैंसिल करते हैं तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, है ना, डेसिमल वाला पॉइंट इसके पहले आ जाएगा। ये 0.29 है तो इसको 3 कंसीडर कर लें आप, 0.29 है तो इसको 3 कंसीडर कर लें। अब अगर ये 3 हो गया, 3 से 2 में आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो जाएगा, 0.6 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियर अबाउट, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मीन्स नियर अबाउट, इसीलिए मैंने इसका भी साइन लगा दिया। तो ये 5 माइनस, है ना, 5 माइनस, तो ये जो है यू कैन से यहाँ से 5 माइनस, तो ये 0.6 यानी 3 2 जा 6, 0.6, 6 3 जा 1 को भी हम इग्नोर मारते हैं, 6 3 जा व्हाट, 6 3 जा 18 कैरी 1 एंड 6 8 जा 48, है ना, 48 प्लस 1 49, है ना, 49, और पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे, तो 4.98। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आने वाला है आपका, ये अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आने वाला है 0.02 ये किलो जूल मोल इनवर्स। अब देखिए ये भी वैल्यू ज़्यादा है, अगर हम इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो भी 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 जूल पर मोल में चला जाएगा, है ना।
तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डेल्टा एच बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि ये डेल्टा एच स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करेगा, और वो कैसे एक्सप्लेन करेगा तो उसको आइए हम समझते हैं। और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन से भी कोरिलेटेड है ना। तो आइए हम उस चीज़ को देख लेते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से जो है अब वो इसमें हम उस पोजीशन पर पहुँच गए हैं कि इससे रिलेटेड जो जेई के क्वेश्चन हैं अब हम वो भी करेंगे, है ना। तो यहाँ से आप देखिए, अब संभव है कि वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाएगा, क्योंकि ये वीडियो अब थोड़ा सा लॉन्ग होते जा रहा है। जैसे जो इक्वेशन लास्ट में, जैसे जो इक्वेशन 5 है ना, तो इक्वेशन 5 को ऐसे भी लिखा गया है। ये है हमारा इक्वेशन 5, इसको ऐसे भी लिखा गया है और इस प्रकार से भी हम यूज करते हैं, है ना। तो इस इक्वेशन 5 को हम बोल सकते हैं कि ऐसे भी लिखा गया है। तो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना, डेल्टा एन जी आर टी, ऐसे भी इसको लिखा गया है। यहाँ पर रिएक्शन हो रही है ना। इस सिचुएशन में क्या है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है। और अगर रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसको लिखा जा सकता है डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस एन आर डी टी, है ना। तो इस प्रकार से भी हम जो है क्या कर सकते हैं इसको। अब ये रिएक्शन अगर नहीं हो रही तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन नहीं हो रही है। और किसी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो इस इक्वेशन को इस दो फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब यहाँ से इंथैल्पी पर मेरा ऐसा विचार हो रहा है कि कितना मिनट जा चुका है, ओके, तो 37 मिनट हो चुका है। तो यहाँ से हम जो है इंथैल्पी वाले टॉपिक को थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं। यू कैन से, तो जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है हमारे पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन आर डी टी, इसको जैसे हम लिख सकते हैं। अब एक पॉइंट ये जो है हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू, या डी एच इज इक्वल टू, है ना, हम यहाँ लिख सकते हैं डी, हमने लिखा डी एच इज इक्वल टू सिंपल डी यू प्लस एन आर डी टी, है ना। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से एन आर डी टी, एन आर, है ना, ये हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमें सिंपल यही इसी इक्वेशन को अगर हम ऐसा लिखें, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, है ना, डेल्टा यू प्लस एन आर टी, है ना। तो अगर हम इस इक्वेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो हम इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, और विद पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं,
you can say deba delta h, deba by deba t ऑफ डेल्टा एच, है ना, डेबा बाई डेबा टी ऑफ डेल्टा एच, ऐसा लिखें, डेबा बाई डेबा टी ऑफ डेल्टा एच, या डी एच भी हम यहाँ यूज, ये डेल्टा एच ही यूज कर सकते हैं, डेल्टा एच, दिस विल इक्वल टू डेबा बाई डेबा टी डेल्टा यू, और यन और आर कांस्टेंट है तो यहां से प्लस डेबा बाई डेबा टी डेल बाई डेल टी ऑफ व्हाट, एन आर टी, राइट। तो ये जो क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी को बोला जाता है सीपी, और ये क्वांटिटी जो है वो है सीबी, और इसमें यन आर बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और डेबा बाई डेबा टी ऑफ टी की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो ये क्वांटिटी इससे जो है आपको मिल जाएगा यहाँ से केवल आर। तो हम ये लिख सकते हैं कि Cp इज इक्वल टू Cb, Cp इज इक्वल टू Cb प्लस आर, राइट। तो यहाँ से ये Cp इज इक्वल टू Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R, Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मेयर का इक्वेशन है, राइट। ये मेयर का इक्वेशन है गैस की एटॉमिसिटी को, है ना, ये किसके लिए यूजफुल है, टू डिटरमाइन द एटॉमिसिटी ऑफ गैस, है ना। ये मेयर का इक्वेशन है, हम इसे मेयर का इक्वेशन बोलते हैं। ये इसका यूज क्या है, इसका यूज है टू डिटरमाइन द एटॉमिसिटी, है ना, एटॉमिसिटी को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसके यूज से। और Cp और Cb का जो मतलब यू कैन से यहाँ से एक चीज और, Cp अपान Cb, तो ये कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, गामा, इसको ये है पॉइसन कांस्टेंट, है ना, पॉइसन्स कांस्टेंट, ये गामा है। तो इन दोनों को हम यूज करके, इसको भी यूज करके और इस इक्वेशन को यूज करके हम गैस की एटॉमिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इट इज यूजफुल इन कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, है ना। तो इसको यूजफुल टू कैलकुलेट एटॉमिसिटी, यूजफुल टू कैलकुलेट एटॉमिसिटी, है ना। तो एटॉमिसिटी को कैलकुलेट करने में इस चीज को हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इंथैल्पी और स्पॉन्टेनिटी को देखेंगे, है ना, कि इंथैल्पी चेंज से स्पॉन्टेनिटी और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन को कैसे कोरिलेट किया जा सकता है, और उसी के बाद वो कौन सी प्रोसेस है जिसके लिए वो जो डेल्टा एच का जो रूल बनेगा, है ना, वो कैसे फेल होता है, और फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। डेल्टा एच जब फेल होगा, डेल्टा एच से रूल बनेगा, डेल्टा एच जिसके लिए निगेटिव आएगा हम बोलेंगे कि वो स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा एच जिसके लिए पॉजिटिव आएगा हम बोलेंगे कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो फिर ऐसी कुछ प्रोसेस आ जाएंगी जहां पर ये रूल फॉलो नहीं होगा, तो ये इसका यू कैन से कि इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। फिर उसी चीज को एक्सप्लेन करेगी एंट्रोपी, है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी की चर्चा उस नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, राइट।